Part 1. The Trap of Desperation and the Law of Reversed Effect. अध्याय 1. बंद मुट्ठी और रेत का भ्रम. कभी आपने शांत मन से बैठकर यह सोचा है कि जिस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पाना चाहते हैं वही चीज़ आपसे सबसे ज़्यादा दूर क्यों भागती है? कल्पना कीजिए एक गर्म दोपहर की. आप एक बंजर रास्ते पर खड़े हैं. आपके हाथ में सूखी रेत की एक ढेरी है. जब तक आपकी हथेली बिल्कुल सपाट, शांत और खुली रहती है, रेत का एक एक बारीक कण आपकी हथेली पर सुरक्षित टिका रहता है. हवा का हल्का झोंका आता है और आपके सीने में एक अचानक एक गहरा डर बैठ जाता है. कहीं ये रेत मेरे हाथ से उड़ न जाए, कहीं मैं इसे खो न दूं. उस घबराहट में आप करते क्या हैं? आप अपनी उंगलियों को मोड़ते हैं और पूरी ताकत लगाकर अपनी उठी को भींच लेते हैं. आपको लगता है कि जोर से पकड़ने पर वो रेत सुरक्षित रहेगी, लेकिन ठीक उसी पल होता क्या है? आपकी उंगलियों के बीच की बारीक दरारों से रेत तेजी से फिसलने लगती है. आप जितनी ज़्यादा ताकत लगाते हैं, रेत उतनी ही रफ्तार से नीचे गिरती है. और जब कुछ पलों के बाद आप अपनी कांपती हुई मुट्ठी खोलते हैं तो आपकी हथेली बिल्कुल खाली होती है. केवल कुछ सूखे निशान बचे रह जाते हैं. ये कहानी आपकी ज़िंदगी की है. यही कहानी है आपके हर उस सपने की जिसके लिए आप रातों को जाग रहे हैं. आप सुबह उठते हैं, डायरी खोलते हैं, 55 बार वही अफर्मेशन लिखते हैं, यूट्यूब पर हर नया मैनिफेस्टेशन वीडियो देखते हैं. आप आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन करने में पूरी ताकत झोंक देते हैं. आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से मुस्कुराने का नाटक करते हैं. आप उस हर टेक्निक का पालन करते हैं जो किसी किताब में लिखी हुई है. लेकिन दिन के अंत में जब आप अपनी असलियत यानी कि 3D रियलिटी की तरफ मुड़कर देखते हैं तो क्या नज़र आता है? वही खाली बैंक अकाउंट, अधूरा रिश्ता, अनसुलझी परेशानियां और मन के भीतर बैठा हुआ एक भारी थका देने वाला खालीपन. आप खुद से एक दर्दनाक सवाल पूछते हैं, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जब मेरी नीयत इतनी साफ है, जब मैं दिन रात यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मेरे साथ सब उल्टा ही क्यों होता है? आज इस पहले भाग में हम किसी झूठे दिलासे की बात नहीं करेंगे. आज हम समझेंगे उस अदृश्य नियम को जिसे जाने बिना कोई भी प्रार्थना, कोई भी टेक्निक काम नहीं कर सकती. अध्याय 2. रोजमर्रा की जिंदगी का चक्रव्यूह. द रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ रेजिस्टेंस. इसे किसी किताबी ज्ञान की तरह मत देखिए. इसे अपने डेली लाइफ की घटनाओं से महसूस कीजिए. पहला उदाहरण, नींद का विरोधाभास. मान लीजिए कल सुबह आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू है, या आपको किसी बेहद ज़रूरी काम के लिए सुबह 5 बजे उठना है. आप रात को 10 बजे बिस्तर पर लेट जाते हैं. आप खुद से कहते हैं, मुझे अभी सोना ही होगा. अगर मैं नहीं सोया तो कल सब बर्बाद हो जाएगा. आप आंखें बंद करते हैं और सोने की कोशिश करने लगते हैं. क्या होता है? क्या आपको नींद आती है? बिल्कुल नहीं. जैसे घड़ी की टिक 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 आगे बढ़ती है, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, फिर 2 बजते हैं, आपका दिमाग और ज़्यादा अलर्ट और ज़्यादा बेचैन होने लगता है. आप जितनी ज़ोर से सोने की कोशिश करते हैं, नींद उतनी ही कोसों दूर भाग जाती है. लेकिन फिर होता क्या है? सुबह के 4:30 बजते हैं और आप थक कर हार मान लेते हैं. जब आप खुद से कह देते हैं कि भाड़ में जाए, अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे नहीं सोना, ठीक उसी पल जैसे ही आप कोशिश करना छोड़ते हैं, आपको एक गहरी नींद आकर घेर लेती है. दूसरा उदाहरण, खोई हुई चाबी का रहस्य. आप घर से बाहर निकलने वाले हैं और आपकी गाड़ी की चाबी गायब है. आप पूरे घर को सिर से ऊपर उठा लेते हैं, सोफे की कुशन हटाते हैं, दराज़े पटकते हैं, पसीने से लथपथ होकर चिल्लाते हैं. आप जितनी बेचैनी से
उसे ढूंढते हैं, चाबी उतनी ही गायब रहती है। अंत में जब आप सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं छोड़ो, अब कैब से ही जाना पड़ेगा, और तभी अचानक टेबल के कोने पर आपकी नज़र पड़ती है। चाबी वहीं आपके सामने रखी होती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक गहरा, अटल मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक कानून है। अध्याय 3, द लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट। महान दार्शनिक और लेखक एल्डस हक्सले ने इस मानसिक प्रक्रिया को एक नाम दिया था, द लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट, उल्टे प्रयास का नियम। हक्सले ने लिखा था, जितना अधिक हम सचेत इच्छा शक्ति यानी कि कॉन्शियस विल से किसी चीज़ को ज़बरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं, हमारे सफल होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। इसको सरल भाषा में समझिए, आपके भीतर दो अलग अलग शक्तियाँ एक साथ काम कर रही होती हैं। एक होती है आपकी कॉन्शियस विल, जो कहती है मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सफलता चाहिए। दूसरी आपकी सबकॉन्शियस फीलिंग, जो अंदर ही अंदर महसूस कर रही होती है मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं डरा हुआ हूँ कि अगर ये नहीं मिला तो मेरा होगा क्या। जब भी आप इच्छा यानी कि विल और आपकी आंतरिक भावना यानी कि फीलिंग इमेजिनेशन के बीच युद्ध होता है, तो जीत हमेशा और हमेशा आपकी फीलिंग की होती है। जब आप किसी चीज़ के लिए बेचैन होते हैं यानी कि डेस्परेट होते हैं, तो आपकी इच्छा भले ही समृद्धि की हो, लेकिन आपकी भावना पूरी तरीके से अभाव यानी कि लैक की होती है। जब आप किसी से भीख के अंदाज में प्यार मांगते हैं, तो आप दुनिया को ये बता रहे होते हैं कि आपके भीतर प्यार की कंगाली है। जब आप हर सेकंड अपने बैलेंस को देखकर डरते हैं और पैसों के लिए तड़पते हैं, तो आप ब्रह्मांड में ये फ्रिक्वेंसी भेज रहे होते हैं कि आप पूरी तरीके से दरिद्र हैं। और अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कभी आपके शब्दों को नहीं सुनता, वो सिर्फ आपकी अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग को सुनता है। यदि आपकी अवस्था अभाव की है, लैक की है, तो प्रकृति के नियम के अनुसार आपके जीवन में अभाव ही कई गुना वापस होकर लौटेगा। अध्याय 4, चाहने यानी कि वांटिंग और होने यानी कि बीइंग का अंतर। यहां एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार कीजिए, चाहना यानी कि वांटिंग हमेशा दूरी पैदा करता है। जिस चीज के आप पहले से मालिक है, क्या आप दिन रात बैठकर उसके लिए रोते हैं? क्या आप सुबह उठकर ये प्रार्थना करते हैं कि हे यूनिवर्स, काश मेरे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आ जाए? नहीं, आप सांस लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हवा मौजूद है, आपको उस पर पूरा भरोसा है, उसमें कोई तनाव, कोई घबराहट, कोई बेचैनी नहीं है। वह आपकी सहज सत्ता यानी कि नेचुरल स्टेट का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही आप किसी लक्ष्य को अपनी औकात या अपनी पहुंच से बहुत बाहर मान लेते हैं, आप एक भिखारी की मानसिक अवस्था में चले जाते हैं। आप उस चीज को एक ऊंचे चबूतरे पर बिठा देते हैं और खुद उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। जब आप किसी इंसान या पैसे को भगवान बना देंगे, तो आप खुद को उससे छोटा साबित कर देंगे। वो प्रकृति का नियम है, जो चीज़ आपसे बहुत ऊंची हो जाती है, वो हमेशा आपकी पकड़ से बाहर निकल जाती है। यही कारण है कि जितनी ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं, जितने ज़्यादा आप पूजा पाठ, तकनीकें, अफर्मेशंस बिना इंटरनल समझ के कर रहे हैं, आप केवल अपने अभाव की जड़ को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। आप अपनी अभाव की जड़ को और ज़्यादा पानी दे रहे हैं। यह इस पूरी समस्या की असली जड़ है। भाग 2 में हम गहराई से उतरेंगे नेविल गोडार्ड के 4D इमेजिनेशन और जो डिस्पेंजा की क्वांटम फील्ड साइंस में, कि कैसे हमारे शारीरिक केमिस्ट्री और माइंडसेट इसे उल्टे चक्र का जन्म देते हैं और कैसे बड़े बड़े विचारकों ने इस जाल को तोड़ा था।
भाग 2। द साइंस, द मास्टर्स एंड द 4D रियलिटी। नेविल गोडार्ड का शाश्वत नियम, टू डिजायर इज टू लेक। जब आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया के सबसे गहरे शिक्षक नेविल गोडार्ड के शब्दों को सुनते हैं तो वे किसी जादू या टोटके की बात नहीं करते। वे ह्यूमन कॉन्शियसनेस के सबसे कठोर सत्य को उजागर करते हैं। नेविल का एक प्रसिद्ध कथन है, टू डिजायर ए स्टेट टू हैव इट नॉट, यानी कि किसी अवस्था की तीव्र इच्छा करना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वह अवस्था आपके पास नहीं है। नेविल ने समझाया था कि इस संसार में दो दुनियाएं एक साथ चलती है। एक है 3D वर्ल्ड, यानी कि बाहरी दुनिया, जिसे आप अपनी 5 इंद्रियों आँख, कान, त्वचा से छूते हैं और देखते हैं। ये दुनिया केवल आपके पुराने विचारों की एक शैडो है। और एक होती है 4D वर्ल्ड, आपकी इमेजिनेशन, आपकी आंतरिक चेतना, जहां हर संभावना पहले से ही पूरी तरह जीवित और मौजूद है। ज़्यादातर लोग गलती कहाँ करते हैं? वे 3D वर्ल्ड की टूटी हुई दीवारें, खाली जेबें, बिखरे हुए रिश्ते को देखते हैं। वे घबरा जाते हैं। फिर वे उसी 3D दुनिया में बदलाव लाने के लिए अपनी मानसिक ताकत से धक्का लगाने की कोशिश करते हैं। वे ब्रह्मांड से सौदा करने लगते हैं। अगर मुझे मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, अगर वो इंसान लौट आए तो मैं खुश हो जाऊंगा। नेविल कहते थे कि ये उल्टा रास्ता है। डोंट ट्राई टू चेंज सर्कमस्टेंसेस, चेंज योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, for the state of consciousness will naturally produce its own circumstances। जब आप किसी चीज को बाहर पाने के लिए छटपटा रहे हैं तो आप 3D वर्ल्ड पर निर्भर हैं। लेकिन जिस क्षण आप अपनी आंतरिक चेतना 4D में ये मान लेते हैं कि ये काम पहले ही पूरा हो चुका है, उस क्षण का बाहर का संघर्ष तुरंत रुक जाता है। जब तक आप मांगने वाले की कुर्सी पर बैठे हैं, ब्रह्मांड आपको केवल एक ही अनुभव दे सकता है, और अधिक मांगने का अनुभव। अध्याय 6, डॉक्टर जो डिस्पेंजा और क्वांटम फील्ड का ज्ञान। अब इस आध्यात्मिक नियम को आधुनिक न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स के चश्मे से देखते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने हजारों ब्रेन स्कैन्स और बायोमेडिकल अध्ययनों के बाद एक चौंकाने वाला सच साबित किया। आपका अवचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, और क्वांटम फील्ड केवल आपकी स्टेट ऑफ बीइंग पर प्रतिक्रिया देते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि विचार, आपके मस्तिष्क का इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फीलिंग्स, आपके शरीर का मैग्नेटिक सिग्नल। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्वांटम फील्ड में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल प्रसारित करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि आप किस चीज के लिए बेचैन होते हैं तो आपके शरीर के भीतर क्या चल रहा होता है। एक स्ट्रेस केमिकल का तूफान, जिसे ही आपके मन में डर आता है कि अगर ये मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। आपका मस्तिष्क एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है। आपका शरीर सर्वाइवल मोड, यानी कि फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। 2, इनकोहेरेंट ब्रेन वेव्स। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके दिमाग की तरंगें बिखरी हुई और अराजक हो जाती है। आप ब्रह्मांड में एक बहुत ही कमजोर और विकृत सिग्नल भेज रहे होते हैं। 3, द क्वांटम पैराडॉक्स। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, जब आप वास्तविकता के बदलने का इंतजार करते हैं ताकि आप पूर्ण शांति या खुश महसूस कर सकें, तो आप पूरी तरीके से लैक में जी रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं। क्वांटम फील्ड कभी आपकी इच्छाओं को नहीं सुनता, वो सिर्फ इस बात का जवाब देता है कि इस वक्त आप हैं क्या। अगर आपका शरीर हर दिन डर, चिंता और कमी के केमिकल्स में नहा रहा है तो क्वांटम फील्ड आपके जीवन में केवल उन्हीं परिस्थितियों को और ज़्यादा आकर्षित करेगा जो आपको उसी डर और कमी में बनाए रखे।
प्रकृति का नियम बिल्कुल गणितीय है। समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। शांति से संपन्नता पैदा होती है, बेचैनी से केवल दरिद्रता पैदा होती है। अध्याय 7, क्वांटम फिजिक्स और ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम फिजिक्स का एक बुनियादी प्रयोग है जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसे वैज्ञानिकों को स्तब्ध कर दिया जब यह साबित हुआ कि सूक्ष्म परमाणु और प्रकाश के कण यानी कि फोटॉन्स तब तक अनंत संभावनाओं की तरंग में रहते हैं जब तक कि कोई उन्हें देख नहीं रहा होता है। जैसे ही कोई चेतना उन्हें देखने लगती है, वे तुरंत ठोस कण यानी कि मैटर का रूप ले लेते हैं। इसे अपनी जिंदगी पर लागू कीजिए। जब आप अपनी जिंदगी की किसी समस्या पर हर दिन पागलों की तरह नजर गड़ाए रखते हैं, जब आप दिन में 10 बार बैंक बैलेंस चेक करते हैं, जब आप हर मिनट फोन उठाकर देखते हैं कि उसका मैसेज आया या नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने अभाव को अपनी चेतना से लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। जितनी बार आप उस खालीपन को घूरते हैं, क्वांटम लेवल पर आप उस खालीपन को एक ठोस हकीकत में फ्रीज कर देते हैं। आप ब्रह्मांड को उस संभावना को बदलने का मौका ही नहीं दे रहे, क्योंकि आपकी डरी हुई नजरें उस समस्या को कसकर पकड़े हुए हैं। चैप्टर 8, चाहने का भ्रम बनाम स्वीकृति की शांति, द टर्निंग पॉइंट। अध्याय 8, चाहने का भ्रम बनाम स्वीकृति की शांति, द टर्निंग पॉइंट। यह इतिहास के तमाम रहस्यवादियों और आधुनिक वैज्ञानिकों की बातें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। लाओ त्जू ने ताओ ते चिंग में कहा था, कुछ न करने का अभ्यास करो और सब कुछ अपने आप अपनी जगह पर आ जाएगा। बुद्ध ने कहा था, सभी दुखों की जड़ तृष्णा यानी कि अटैचमेंट एंड क्रेविंग है। नेविल गोडार्ड ने कहा, लिविंग इन द एंड इज द ओनली वे। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए हाथ पैर मारना बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने हार मान ली है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने भीतर उस सत्य को इतना गहरा भरोसा हो गया है कि अब आपको बाहर चिल्लाने या साबित करने की ज़रूरत नहीं बची। जब तक एक बीज जमीन के भीतर अंधेरे में चुपचाप शांत नहीं बैठता, तब तक वो अंकुरित नहीं हो सकता। अगर कोई माली हर दिन उस बीज को खोद कर देखे कि ये कितना बड़ा हुआ है, तो वो बीज कभी पेड़ बन नहीं पाएगा। आपकी मैनिफेस्टेशन के साथ भी यही हो रहा है। आपकी बेचैनी और आपका लगातार चेक करना, आपकी टेक्निकें करने की जिद ही वह खुरपी है जिससे आप हर दिन अपनी इच्छा के बीज को खोद कर मार रहे हैं। ये इस पूरे खेल का गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ढांचा है। अब हम आगे बढ़ेंगे भाग 3 पर, द सॉल्यूशन एंड फाइनल अवेकनिंग में, जहां हम जानेंगे द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, 5 मिनट SATS प्रोटोकॉल और द आइडेंटिटी शिफ्ट आई एम। पार्ट नंबर 3, द सॉल्यूशन, द शिफ्ट एंड द फाइनल अवेकनिंग। चैप्टर 9, मानसिक पकड़ छोड़ना, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट वर्सेस गिविंग अप। अब ये सवाल उठता है कि अगर चाहना और बेचैन होना ही सब कुछ बिगाड़ रहा है, तो क्या हमें अपनी इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें पानी की तरह बहने के नाम पर सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ एक बारीक अंतर को समझना होगा। डिटैचमेंट यानी कि अनासक्ति का मतलब हार मानना नहीं है। हार मानना तब होता है जब आप कहते हैं मुझे ये नहीं मिल सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं अपनी किस्मत से हार गया। ये फीलिंग फिर से अभाव और हीनता की है। जबकि इसके विपरीत डिटैचमेंट तब होती है जब आप कहते हैं मैंने अपनी इच्छा को ब्रह्मांड के गर्भ में स्थापित कर दिया है, ये निश्चित रूप से मेरा है, इसलिए अब मुझे इसके पीछे पागल होने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों स्टेटमेंट में फ़र्क समझ सकते हैं। एक स्टेटमेंट में इंसान कह रहा है कि वो इसके लायक नहीं है,
वो उसे मिल नहीं सकता। दूसरे में इंसान कहता है कि उसने अपनी इच्छा को ब्रह्मांड के गर्भ में स्थापित कर दिया है, ये निश्चित रूप से उसका ही है। बस उसे अब इसके पीछे पागल होने या डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये इस्टेब्लिश कर चुका है कि ये तो उसी का ही है और उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। एक अमीर व्यक्ति जब किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है तो क्या वो काउंटर पर खड़े होकर रसोइये के दरवाजे को घूरता रहता है? वो डरता रहता है कि कहीं वेटर खाना लेकर भागेगा तो नहीं? नहीं, वो पूरी शांति से अपनी टेबल पर बैठता है, पानी पीता है, अपने दोस्तों से बात करता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि उसका ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि उसने ऑर्डर दे दिया है और वो उस रेस्टोरेंट की व्यवस्था को जानता है। यही भरोसा आपकी मैनिफेस्टेशन में कहीं गायब हो जाता है। जिस पल आप ये मान लेते हैं कि जो मेरा है वो मुझसे कभी छीन नहीं सकता और जो मेरा नहीं है उसे मैं ज़बरदस्ती खींच नहीं सकता, उसी पल आपके भीतर का सारा टेंशन, सारी एंजाइटी एक झटके में कपूर की तरह उड़ जाती है। उस शांति का नाम ही है ऑनरशिप। चैप्टर नंबर 10, आई एम की शक्ति और पहचान का बदलाव, यानी कि द आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तक आप खुद को एक ऐसा इंसान मानते हैं जो चीज़ों के लिए तरस रहा है, तब तक आप जीवन भर तरसते ही रहेंगे। नेविल गोडार्ड बार बार कहते थे, आपको कभी भी किसी भी बाहरी वस्तु को मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा उस व्यक्ति को मैनिफेस्ट करना चाहिए जो उस व्यक्ति को भोगने का अधिकारी है। आप पैसों को मैनिफेस्ट मत करिए, खुद को एक समृद्ध, एक वेल्दी पर्सन के रूप में महसूस करिए। आप किसी विशिष्ट रिश्ते को मैनिफेस्ट मत कीजिए, खुद को एक प्यार और सम्मान पाने वाले इंसान के रूप में स्वीकार करिए। जब तक आपकी सेल्फ कंसेप्ट बदल जाती है, आपकी आदतें, आपके शब्द, आपकी चाल ढाल और आपकी ऊर्जा अपने आप बदल जाती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको लागू कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगली बार जब भी आपके मन में ये विचार आए कि यार अभी तक मेरा काम नहीं हुआ, पैसे क्यों नहीं आ रहे, तो तुरंत खुद को रोकिए। ये पहचानिए कि ये बेचैनी उस पुराने अभाव वाले इंसान की आवाज़ है। आपके भीतर गहरी सांस लीजिए, कंधे ढीले छोड़िए और खुद से कहिए, मुझे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं अंदर से महसूस कर रहा हूँ वो बाहर पहले ही सच हो चुका है। इस एक वाक्य से आपका दिमाग सर्वाइवल मोड से निकलकर क्रिएटिव मोड में आ जाता है। एक बात सही है कि टेंशन्स तो होते हैं, लेकिन सिर्फ एक अवेयरनेस चाहिए इसे डेली लाइफ में प्रैक्टिस करने की। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, करियर को लेकर, आपके पैसे कहीं पर अटके हुए होंगे, या आप कोई काम है जो महीनों से करना चाह रहे हैं, आप रोज़ उसके लिए लोगों से लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और मन में चिंता होना, नेगेटिव विचार आना स्वाभाविक है। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम लोगों ने ये एक प्रैक्टिस कर ली है चिंता में रहने की, टेंशन करने की, तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि इसके विपरीत की परिस्थितियों को फील करने की भी प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। कि मान लीजिए अगर आपका पैसा बहुत टाइम से अटका हुआ है, तो क्यों ना ये पैसा डूब तो नहीं गया, ये कब आएगा, इसकी जगह हम लोग अपने आप को मेंटली, अपने दिमाग में इसको इस तरीके से फ्रेम कर लें कि ये मेरा काम हो चुका है, मेरा पैसा आ चुका है। अपने दिमाग में उसको हम लोग इस तरीके से फ्रेम कर लें कि मेरा पैसा आ चुका है, आ चुका है। जब भी नेगेटिव विचार आए तो उस थॉट से निकल कर अपने आप को वापस उस नई आइडेंटिटी में लेकर जाएं कि मेरा पैसा तो आ चुका है, ये सबकॉन्शियस माइंड में ये कंप्लीट हो चुका है, मेरा ये काम जो काफ़ी टाइम से अटका हुआ था ये काम मेरा हो चुका है। ये हमारी आइडेंटिटी को हम लोग बार बार शिफ्ट कर रहे हैं। शुरुआत में हो सकता है ये आपको थोड़ा सा टफ पड़े, लेकिन जैसे जैसे आप ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को वापस बाहर निकाल के एक नई आइडेंटिटी में ले जाने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये थोड़े टाइम बाद ये भी नेचुरल होने लगेगा। और जब
आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फ्रेम होगा कि मेरे काम हो गए हैं, तो वो चीज़ 3D रियलिटी में भी फिर आपके लिए हो पाएगी। अब हम बढ़ रहे हैं आगे चैप्टर नंबर 11, यानी कि सोने से पहले के अंतिम 5 मिनट के प्रोटोकॉल, सेट्स प्रोटोकॉल पे। इस पूरी प्रक्रिया को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक उतारने की का सबसे शक्तिशाली जरिया है स्टेट अकिन टू स्लीप। रात को सोने से ठीक पहले जब आप बिस्तर पर लेटते हैं और आपकी पलकें भारी हो रही होती है, उस वक्त आपका लॉजिकल माइंड सोने की तैयारी कर रहा होता है। इस अवस्था में आपके दिमाग की तरंगें बीटा से अल्फा और फिर थीटा में बदल जाती हैं। ये वो जादुई खिड़की है जहाँ से सीधे सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। इस प्रोटोकॉल को इस तरीके से अपनाएं। पहला है फिजिकल रेस्ट। बिस्तर पर आप करवट लेकर लेट जाएं, अपने शरीर की हर मांसपेशी को ढीला छोड़ दें। फिर अपनी इच्छा के पूरी होने के बाद का कोई छोटा सा सीन चुने जो केवल 2 या 3 सेकंड का हो, जैसे हाथ में एक सफल एग्रीमेंट होना, बैंक में मैसेज आना, बैंक का मैसेज देखना कि आपका पैसा आ चुका है, या किसी अपने का आपको मुबारकबाद देना कि आपको कोई काम हो चुका है। फिर उस सीन को बार बार तब तक लूप में चलाएं जब तक कि आपको ये महसूस न होने लगे कि ये अभी इसी वक्त आपके साथ हो रहा है। उसमें शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आनंद और शांति की फीलिंग होना चाहिए। इस सीन को देखते देखते ही आप नींद में डूब जाएं। जब आप उस फीलिंग के साथ सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उसके ऊपर काम करता है, बिना किसी कोशिश या प्रतिरोध के। चैप्टर नंबर 12, अंतिम सत्य। जिंदगी एक आईना है। आप इसके सामने खड़े होकर जिस भी चीज़ को डरे हुए चेहरे और कांपते हुए हाथों से पकड़ने की कोशिश करेंगे, यह आईना उसे आपसे उतना ही दूर तेजी से धकेल देगा। जिस दिन आप अपनी इस अंधी दौड़ को रोककर गहरी सांस लेकर ब्रह्मांड के विशाल कैनवास पर भरोसा करना सीख जाते हैं, जिस दिन आप चाहने की इस बीमारी से निकलकर होने के आनंद में टिक जाते हैं, उस दिन चमत्कार होते हैं। आपको कुछ खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना परिस्थितियाँ, ना लोग, ना अवसर। सफलता खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चली आती है, क्योंकि नियम बहुत साफ और अटल है। जो चाहोगे उसके पीछे भागोगे तो वह भागेगा, जो बन जाओगे वो तुम्हारे चरणों में आकर झुक जाएगा। अंतिम भाग। आज इस बात को अपने दिल की गहराई में हमेशा के लिए बिठा लीजिए। मैनिफेस्टेशन कोई ऐसा युद्ध नहीं है जिसे आपको अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जीतना है। ये अपने भीतर के विश्राम और स्वीकार्यता का एक शांत विज्ञान है। जब आपने मांगने वाले के डर से बाहर निकलकर पा चुके इंसान की गहरी शांति में जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत रियलिटी को बदलने से रोक नहीं सकती। अगर आपने आज के इस वीडियो में कुछ भी नया और गहरा सीखा है, तो आज रात बिस्तर पर जाने से पहले उस 5 मिनट के सेट्स प्रोटोकॉल को ज़रूर आजमाइए। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश मत करिए, बस उस फीलिंग में डूब जाइए और ब्रह्मांड पर भरोसा करिए। आपके लिए एक छोटा सा काम है, कमेंट सेक्शन में नीचे टाइप करिए, आई एम होल एंड कंप्लीट। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये पहला आधिकारिक सिग्नल होगा कि आपने अभाव के खेल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो और इसने आपकी सोच को एक नई दिशा दी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चेतना, अवचेतन मन की गहराई और नेविल गोडार्ड के ऐसे ही शक्तिशाली सिद्धांतों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज्ञान का यह सिलसिला कभी नहीं टूटे।
अपनी आंतरिक सत्ता में स्थिर रहिए, शांत रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।